प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बीते महीने फरवरी में एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए ईरान चाबहार बंदरगाह में $35 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। तालिबान का ये कदम अफगानिस्तान के लिए दुनिया से व्यापार के नए रास्ते खोल सकता है। इस निवेश की अहमियत होने की बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा है। किसी भी सीमा पर समुद्र न होने की वजह से अफगानिस्तान समुद्री व्यापार के लिए पड़ोसी देशों पर निर्भर है। ईरान की चाबहार बंदरगाह में अफगानिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनने की क्षमता है। ईरान अफगानिस्तान सीमा पर मिलक गांव से करीब 970 किलोमीटर दूर स्थित चाबहार ईरान का एकमात्र बंदरगाह है जिसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुंच है। चाबहार जायदान सर्कस रेलवे के माध्यम से ज़मीन से भी अफगानिस्तान से जुड़ सकता है। एक स्वतंत्र शोधकर्ता और ईरान विश्लेषक रॉबर्टो ने कहा है कि चाबहार बंदरगाह में तालिबान की रुचि आश्चर्यजनक नहीं है। बंदरगाह का उसके लिए महत्व जग जाहिर है। इसी को देखते हुए आर्थिक मामलों के लिए अफगानिस्तान में उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पिछले साल नवंबर में तेहरान का दौरा किया था। आइए अब हम बात करें रूस और चीन के बारे में। रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस ने चंद्रमा पर एक ऑटोमेटिक परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए चीन के साथ काम करने की घोषणा की है। ये रिएक्टर चंद्रमा बेस को बिजली देने में मदद करेगा, जिसे दोनों देश संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। रॉसकोस्मोस ने घोषणा की है कि वह चीन के साथ एक परमाणु रिएक्टर बनाने का प्रयास करेगा जो चांद के बेस पर बिजली देगा। रॉसकॉस्मोस के महानिदेशक यूरी बोरिसोव ने कहा है कि हम अपनी चीनी सहयोगियों के साथ मिलकर चंद्रमा की सतह पर 2033 से 2035 तक एक बिजली यूनिट स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। हालांकि सीएनएसए के साथ खराब ऐतिहासिक संबंधों और रॉसकॉस्मोस के साथ हालिया तनाव के कारण नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को शायद ही इस बेस पर जाने की इजाज़त मिले। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। प्रतिबंधों के जवाब में रूसी स्पेस एजेंसी ने 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है। बोरिसोव ने कहा है कि यह चुनौतीपूर्ण कार्य संभव मनुष्यों की उपस्थिति के बिना ऑटोमेटिक तरीके से किया जाएगा। इससे जुड़े आवश्यक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लगभग तैयार हैं। 2021 में रॉसकॉस्मोस और चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन सीएनएसए ने कहा कि उनका लक्ष्य चंद्रमा पर मिलकर एक बेस बनाने का है। इस बेस का नाम अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS होगा। उस समय चीन ने दावा किया था कि यह सभी इच्छुक देशों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के लिए खुला है। आइए हम मोदी जी के बारे में बात करें, जिन्होंने अरुणाचल में जाकर काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी की और साथ ही साथ जो है सेला टनल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी और अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बॉय लेन सुरंग सेला टनल का उद्घाटन किया है। इस सुरंग के पीछे का उद्देश्य हर मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ाना और चीन सीमा के साथ अरुणाचल प्रदेश के तावांग और कामेंग क्षेत्रों में तेजी से सैन्य तैनाती की सुविधा प्रदान करना है। आइए अब इसके 10 बिंदुओं पर हम बात करें। 8 मार्च को पीएम मोदी असम पहुंचे। 9 मार्च को वो सुबह काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर गए। उन्होंने सबसे पहले पार्क के सेंट्रल कोहरा रेंज में हाथी की सफारी की। इसके बाद वो वन अधिकारियों के साथ उसी रेंज में जीप पर सफारी पर गए। उन्होंने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा, आज सुबह मैं असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में था। हरे भरे हरियाली के बीच स्थित ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल राजसी एक सींग वाले गैंडे सहित विविध वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम में दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग सेला टनल राष्ट्र को समर्पित की। सेला सुरंग एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जो अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रे के पास तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। करीब 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग देश के लिए रणनीतिक महत्व भी रखती है। इसका शिलान्यास पीएम मोदी ने 2019 में किया था। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने सीमावर्ती क्षेत्रों को अविकसित रखने की कोशिश की। सेला सुरंग पहले भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उनकी प्राथमिकता अलग थी। वे सोचते थे कि अरुणाचल में केवल 2 लोकसभा सीटें हैं, इतना काम क्यों करें। मैं लोगों से वादा करता हूँ, सेला में मैंने अपने तीसरे कार्यकाल में फिर से आऊँगा। इस कार्यकाल में उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना की भी शुरुआत की और मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 55,600 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की। पीएम मोदी आज दोपहर जोरहाट में महान अहोम
जनरल लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर का उद्घाटन करेंगे। आज दोपहर में पीएम जोरहाट जिले के मेलेंग मैथिली पोदार का दौरा करेंगे और लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। वह यहाँ के एक जनसभा को भी संबोधित करें। अरुणाचल प्रदेश में वो शाम को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जाएंगे। वो पश्चिम बंगाल में 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित करेंगे। वो शाम करीब 7 बजे अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आइए अब हम चीन के बारे में बात करें। चीन के जनरल ने अपनी सेना पर सवाल उठाते हुए सैन्य अभ्यास को फर्जी बताया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेना में फूट सामने आई है, जिसके बाद चीनी जनरल ने सैन्य अभ्यास पर सवाल उठा दिए हैं। चीन के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने जनमुक्ति सेना पीएलए की बहुप्रचारित वास्तविक युद्ध अभ्यास की फर्जी युद्ध क्षमताओं पर ऐसे समय में आशंका जताई है जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इससे युद्ध जीतने के लिए एक समुद्री सैन्य संघर्ष के वास्ते तैयार होने का आदेश दिया है। चीन के शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग सीएमसी के उपाध्यक्ष जनरल हे वेदोंग की यह टिप्पणी मंगलवार को पीएलए के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान आई। मीडिया को उपलब्ध बैठक के विवरण से यह जानकारी मिली। सीएमसी सी के नेतृत्व वाले तीनों सशस्त्र बलों का संपूर्ण उच्च कमान है। जनरल हे ने सेना की फर्जी युद्ध क्षमताओं पर कार्रवाई करने की अपील की है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि सी द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाई की पृष्ठभूमि में एक शीर्ष अधिकारी की टिप्पणी इस अभ्यास की प्रामाणिकता पर सवाल उठाती है। हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने शनिवार को अपनी खबर में कहा कि 2012-13 में सत्ता संभालने के बाद से सी ने रियल टाइम युद्ध अभ्यासों और उपकरणों की गुणवत्ता पर जोर दिया था। सी ने पिछले साल रक्षा मंत्री ली शांगफू को बर्खास्त कर दिया था। उनके अलावा सेना के 9 अन्य वरिष्ठ जनरल को हटाया गया था, जिनमें से कई मुख्य रॉकेट फोर्स से थे जो देश की मिसाइलों का संचालन करता है। सी ने जब से सत्ता संभाली है, चीन की सेना सभी स्तरों पर अपने युद्ध कौशल का परीक्षण करने के लिए सेनाओं को 2 समूहों में विभाजित कर एक साथ दोनों का अभ्यास कर रही है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन में तीसरे नंबर के सैन्य अधिकारी जनरल हैं। हे का संदेश संक्षिप्त और अस्पष्ट है, लेकिन इसका संबंध त्रुटिपूर्ण उपकरणों की खरीद से भी हो सकता है। ताइवान विवादित दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के साथ साथ भारत से लगी सीमा पर तनाव अमेरिका के साथ बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच अपनी सेना के बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण को जारी रखते हुए चीन की सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में रक्षा बजट को 7.2% बढ़ाकर 232 अरब अमेरिकी डॉलर कर दिया है। पीएलए के उपकरण विशेषज्ञ फू कियानशियाओ ने कहा है कि ऐसा लगता है कि वो आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण हथियारों की खरीद का जिक्र कर रहे हैं जो सेना की युद्ध क्षमताओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने अखबार से कहा कि हथियार और उपकरण तकनीकी मानकों के अनुरूप होने चाहिए, इसलिए जालसाजी का उनके कार्य करने के तरीके पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अपनी ओर से सी ने सशस्त्र बलों के उच्च प्रौद्योगिकी एकीकरण की अपील की है, जो संयुक्त अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सी ने पीएलए को समुद्री सैन्य संघर्ष के लिए तैयार रहने और समुद्री अधिकारों की रक्षा करने का भी आदेश दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।